नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज 6 मई 2026 है और आज हम लोग डिटेल में आज से 26 जुलाई तक के लिए एक गाइडेंस वीडियो होगा ये, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज मैं थोड़ा सा गाइड भी कर दूंगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगा और लास्ट के 2-2.5 मंथ आपको किस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए इसके बारे में भी बता दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। टॉपिक भी बताऊंगा मैं आपको, साइंस जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगा मैं आपको। सबसे महत्वपूर्ण जो है इस 2.5 महीने में जो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको पूरा का पूरा समय एक ही एग्ज़ाम पर कंसंट्रेट अब तो कम से कम करना चाहिए। कोई भी इस बीच में एग्ज़ाम हो और बीपीएससी है 26 जुलाई के, तो उन दोनों में से किसी एक को ही चुनिएगा। दोनों चुनेंगे तो मुश्किल हो जाए, क्योंकि बीपीएससी अब पहले वाला नहीं रहा कि इसके साथ कोई और भी एग्ज़ाम दिया जा सके। तो सबसे पहला विशेष ध्यान तो यही रखना है। क्या क्या चीज़ें होंगी इस दौरान। सबसे पहले जो आपको करना चाहिए कि पीटी के लिए मुख्य विषय जो हैं उनका चयन कीजिए, कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा। सेकंड जो है अध्ययन डिटेल में। अगर आपने एईडीओ का पेपर देखा होगा, भले कैंसिल हो गया लेकिन बहुत बड़ी सीख दे गया है वो। 71 का देख लीजिए आप, 72 का देने से पहले पिछले साल के और इस साल के बीच के जितने पेपर हुए हैं सारा पेपर उठा करके देखिए आप। सब में आपको ट्रेंड दिखेगा कि अब कोई भी टॉपिक है, ख़ास तौर से सिविल सर्विसेज का 71 के पेपर पर आधारित अगर आप देखते हैं, कोई भी टॉपिक है, छोटा से छोटा टॉपिक भी, तो उसको थोड़ा सा रुक करके केवल वन लाइनर नहीं डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एईडीओ का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें करेंट अफेयर का टॉपिक आया था, पिछले साल के जुलाई से पूछा गया था। पिछले साल के जुलाई से पूछा गया था अहमदाबाद प्लेन क्रैश से। अहमदाबाद प्लेन क्रैश अहमदाबाद में जो हुआ इसके बारे में पूछा गया था। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए थे। घर पर बैठकर जब आप हल करते तो आपको लगता है ये सवाल तो आसान था, लेकिन एग्जामिनेशन में वो सवाल कठिन हो जाता है। जैसे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, इसके साथ साथ किस एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, किस तारीख को हुआ, कहाँ से कहाँ तक के लिए जा रही थी, ये सब छोटे छोटे फैक्ट अगर एग्जामिनेशन में आपके समक्ष आते तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे और हो सकता था आप गलत करके आ जाएं। टॉपिक वेल नोन है, लेकिन चूंकि उसको रुक करके उसको पढ़ा नहीं गया, केवल हम देख करके गुजर गए कि अहमदाबाद में ऐसा ऐसा हुआ, इंडिगो के बारे में पढ़ लिया, स्पाइस जेट के बारे में, एयर इंडिया के बारे में पढ़ लिया, किस कंपनी का विमान था ये पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन बेसिक फैक्ट को अगर नहीं पढ़ा तो वह सवाल गलत हो जाएगा। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं तो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का सारा हिस्सा आपको कवर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से करेंट अफेयर के जब आप बजट और सर्वे के सवाल देखते हैं एईडीओ में, तो आपको एक चीज़ दिखता है, मैं आऊँगा अभी शुरू कर लूँगा, आपको एक विशेष चीज़ दिखता है कि वो ट्रेंड प्लस फैक्ट यानी कि डेटा, इन दोनों से सवाल पूछ रहा है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि पिछले दिनों लगातार निवेश बढ़ा है, पिछले दिनों लगातार निवेश कम हुआ है। ये जो लगातार और निवेश बढ़ा है घटा है मैंने शब्द यूज किया, ये क्या है, ये है ट्रेंड। अब इसी में जोड़ दूंगा, पिछले दिनों निवेश 20% से बढ़ा है, पिछले दिनों जीडीपी 7.8% के दर से बढ़ी है, तो ये क्या हो गया, 7.8 और 20% क्या हो गया, ये डेटा हो गया। तो दोनों को कंबाइंड करके पूछा जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। ये तो हो गया करंट अफेयर की बात। इसी प्रकार से बंधुओं अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एईडीओ का पेपर देखिए, या छोड़ दीजिए एईडीओ का अगर आपको नहीं भी देखना है, 71 बीपीएससी का पेपर देखेंगे तो इतिहास के सवाल जो पूछे गए हैं वो भी कदाचित इसी ट्रेंड पर हैं। जैसे एईडीओ के पेपर में जो राजपूत काल है, जिसमें राठौर आते हैं, सिसोदिया वंश आता है, अलग अलग हैं, गढ़वाल वंश हैं, इनके शासकों के बारे में जो सवाल पूछा गया है वो बीपीएससी और यूपीएससी का ट्रेंड नहीं है। यूपीएससी में भी इस प्रकार के सवाल कभी नहीं आए हैं, लेकिन बीपीएससी ने वो सवाल पूछा है आपसे, अर्थात एनसीईआरटी बेस्ड जो मिडिवल हिस्ट्री होगा, भले वो किसी भी काल का हो, किसी भी जगह का हो, कभी कभी हो, वो आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि पहले जो होता था कि मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आते थे, विशेष रूप से एंशियंट और मिडिवल से रटे रटाए सवाल आते थे। एंशियंट से मुगल से पूछ लिया, शेरशाह सूरी से पूछ लिया, और
सॉरी मुगल और एंशियंट, मुगल में मध्यकाल में मुगल और शेरशाह सूरी से पूछ लिया, और एंशियंट में मौर्य गुप्त से पूछ लिया, हड़प्पा से पूछ लिया। ये ट्रेंड अब टूट रहा है। एंशियंट में वो आपसे मौर्योत्तर काल से पूछ सकता है, महाजनपदा से पूछ सकता है, ऋग्वैदिक काल से पूछ सकता है। हड़प्पा काल के रटे रटाए फैक्ट की जगह पर कि कहाँ से कौन सा चीज़ मिला, वो उसकी जगह पर आपसे ये पूछ सकता है, स्टेटमेंट बना करके 3-3 स्टेटमेंट, 4-4 स्टेटमेंट दे करके सवाल पूछे जा सकते हैं। यानी कि टॉपिक तो वही सब भी हैं और कुछ नए भी हैं, लेकिन जो सवाल पूछने का और पढ़ने का जो एनालिसिस होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, उसको थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। मुख्य रूप से यही, अर्थात जो भी पढ़ें डीप में पढ़ें, उतर के पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, फैक्ट के साथ साथ विश्लेषण का भी अध्ययन करें। शुरू करते हैं। शॉर्ट वीडियो थोड़ा सा रखूँगा मैं, ताकि आपका विशेष रूप से समय बर्बाद ना हो। ध्यान रखिएगा एक चीज़ का गुरु, 2 ही चीज़ें आपके काम आती एग्जामिनेशन से समय से पहले भी, और मतलब परीक्षा देने से पहले भी और परीक्षा के दौरान भी। एक है कॉन्फिडेंस और दूसरा आपका नोट्स। इसके अलावा कोई आपका मित्र नहीं होता तैयारी के दौरान। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अध्ययन करेंगे, और अध्ययन तभी कर पाएंगे जब आप समय बर्बाद ना करेंगे। तो इधर उधर की चीज़ों में पढ़ करके, केवल ऊपर ऊपर वीडियो से देख लिया क्वेश्चंस, उससे पूरा करके नहीं होने वाला है। क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आप वीडियो पर देखने का आदी हो गए हैं सवालों को, तो एग्ज़ाम में आप कंसंट्रेट करके हल नहीं कर पाएंगे। इसकी 100% गारंटी मैं ले सकता हूँ। इसलिए ऑनलाइन पढ़ने का एक टाइम बना लीजिएगा कि मुझे सुबह में 2 घंटे या शाम में 2 घंटे या 3 घंटे, जितना भी पढ़ना है, ऑनलाइन स्क्रीन के सामने पढ़ना है। बीपीएससी के एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है, तो किताबों को उठा करके, पेपर को उठा करके, टेक्स्ट बुक को उठा करके जब तक पेज बाय पेज पढ़ेंगे नहीं, 100% कंसंट्रेशन तो दूर, आपको सवाल दिखेंगे भी नहीं एग्जामिनेशन में। इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। जब मैं ले रहा हूँ तो मैं ले सकता हूँ। इसलिए ऑनलाइन पढ़ने की या वीडियो से, मैं वीडियो पर पढ़ाता हूँ, फिर भी मैं आपसे इतना सजेशन, इतना सा सुझाव दे रहा हूँ कि जो भी कुछ आप ऑनलाइन करते हैं, प्रैक्टिस वीडियो, उसका एक पर्टिकुलर टाइम रखिएगा कि मुझे इतने से इतने बजे तक रखना है। उसके अलावा फ़ोन बंद करके किसी डब्बे में बंद करके रख दीजिए, और बाकी दिन, बाकी समय ऑफलाइन पढ़िए। दोनों मोड रखना है, एक पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर से ऑनलाइन पर 100% निर्भरता नहीं होनी चाहिए। ऑफलाइन में किताबों को पढ़ना, प्रैक्टिस करना बहुत अनिवार्य है, बिना उसके नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। क्या करना होता है पीटी में? दरअसल में पीटी जो है उसमें 150 सवाल आते हैं, लेकिन कुछ विषयों का जो उसमें वेटेज है वो बहुत ही बेहतर है। बहुत ही बेहतर का मतलब, अगर आप वो विषय तैयार करके जाते हैं तो 50% से ज़्यादा सवाल 2 से 3 सब्जेक्ट ही कवर कर ले जाते हैं, जिसमें एक हिस्ट्री का पोर्शन है, एक साइंस है और एक करेंट अफेयर है। इससे 90 सवाल तो मिनिमम होते हैं। समटाइम 90 क्रॉस कर जाता है, 95 से 98 सवाल तक आपको इस एक सेक्शन से देखने को मिलता है। हिस्ट्री, साइंस, करेंट, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री मेडिवल मिला करके 30 के करीब में सवाल, कभी 32 तो कभी 28। साइंस के 30 सवाल तो फिक्स हैं, 28 कभी कभी होता है, 31 हो जाए तो वो आसान है इनके लिए। करेंट अफेयर के सवाल पिछली बार बहुत सारे पूछे गए थे। अगर इकोनॉमिक्स को मिला देंगे पिछले साल तो करेंट अफेयर के सवाल 40 से ज़्यादा पूछे गए थे। लेकिन इस बार क्या ऐसा होगा हमें नहीं पता। लेकिन जो विशेष ट्रेंड है वो ये कि इस बीपीएससी के पीटी के पेपर में इन 3 सेक्शन का वेटेज तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है, यानी कि 60% के करीब में सवाल यहीं से आते। इसलिए आपको भी इन पर विशेष ध्यान अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ से 90 के करीब में सवाल आते हैं बंधुओं। तो इन तीनों पर थोड़ा सा अधिक ध्यान देना है। इन तीनों में भी हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में 15 सवाल आते हैं, बाकी 15 सवाल एंशिएंट और मिडिवल दोनों को मिला करके आते हैं। साइंस में जैसे 30 सवाल आते हैं, तो यहाँ से 15 सवाल बायोलॉजी के आते हैं, बाकी 15 सवाल जो है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ मिला करके आते हैं। 15 सवाल बायोलॉजी से, 15 सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला करके आते हैं। करंट अफेयर के सवालों को एज सच कोई ट्रेंड नहीं है। कभी कभी वन लाइनर पूछ लिया जाता है, लेकिन बीपीएससी अब के हिसाब से जो वन लाइनर भी आएगा तो उसके ऑप्शंस में रहेगा उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वन लाइनर भी आपका स्टेटमेंट वाले से ज़्यादा कठिन हो जाता है, इसलिए इसका कोई ट्रेंड नहीं है। कभी नेशनल भर के आ जाएगा, कभी इंटरनेशनल आ जाता है, कभी बिहार स्पेशल पूछ लिया जाता है। लेकिन फिर भी जो सबसे कम सवाल आते हैं
वो बिहार स्पेशल से आते हैं और सबसे अधिक सवाल नेशनल करंट अफेयर से, राष्ट्रीय घटनाक्रम से पूछे जाते हैं। ऐसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ऐसे घटनाक्रम जो हमारे देश पर इम्पैक्ट डालते हैं वो सब के सब इम्पॉर्टेंट होंगे आपके करंट अफेयर के लिए। देन आता है पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का सेक्शन। इन तीनों से मिलाकर के 40 के करीब में सवाल बनते ही हैं। 40 के करीब में सवाल इन तीनों सेक्शन से रहते हैं, जिसमें पॉलिटी का वेटेज 15 सवालों के करीब में रहता है, ज्योग्राफी का वेटेज जो है वो 15 से 13 सवालों के करीब में रहता है, इकोनॉमिक्स का वेटेज जो है वो 10 सवालों के आसपास में रहता है, समटाइम 10 से ज़्यादा 10 से कम, लेकिन इकोनॉमिक्स और करंट को मिक्स करके अप्रॉक्स 40 के करीब में सवाल बनते हैं, कभी कभी उससे कम भी बनता है। बिहार स्पेशल और मैथ्स रीजनिंग मिलाकर के 15 से 20 सवाल होते हैं, जिसमें 10 सवाल तो मैथ्स रीजनिंग से फिक्स होता है। ये 10 आपको एग्जामिनेशन में कोशिश करना चाहिए कि इस 10 में से 9 सही करें। थोड़ा सा भी अगर आपका मैथ्स रीजनिंग सही है ना तो 9-10 नंबर आप अपने सिक्योर कर ले जाते हैं। मेरा मैथ्स रीजनिंग सही है तो इसलिए मुझे इसमें आपको इसलिए मैं गाइड कर रहा हूँ कि ये आपका सबसे मजबूत सेक्शन होना चाहिए। एग्जामिनेशन में सबसे पहले अप्रोच इस पर करते हैं बच्चे, क्योंकि ये आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ निगेटिव बचाते हुए दे सकते हैं 10 नंबर। इसलिए एग्जामिनेशन में इसको इग्नोर मत कीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले भी इसको इग्नोर नहीं करना। बाकी बिहार स्पेशल जो है ये बोनस जैसा सेक्शन होता है, समटाइम कठिन सवाल आते हैं, लेकिन जनरली यह सवाल आसान स्तर के होते हैं और प्रीवियस ईयर अगर सही से किया जाए तो इसे हल किया जा सकता है। अब एक सब्जेक्ट वाइज मैं गाइड कर दूंगा और उसके साथ में किताब भी दिखा दूंगा और बता भी दूंगा कि कैसे क्या करना है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम एकमात्र बुक है जिसे आप फॉलो करें, इससे बाहर कभी भी कुछ भी नहीं आता। स्पेक्ट्रम इस तरह की किताब होगी आपके पास में, मेरे पास लेटेस्ट वाला एडिशन है, पता नहीं कब का है, पिछले साल का है शायद। तो स्पेक्ट्रम की किताब को पढ़ें, कहाँ से कहाँ तक में पढ़ें, तो मुख्य फोकस जो रखें वो है आपका 1773 से लेकर के 1947 तक प्रीलिम के लिए 1773 से 1947। लेकिन इसमें भी जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो है 1850 से 1947। लेकिन पहले ही मैंने बोला कोई ट्रेंड गेस नहीं करना है, वो उसकी मर्जी, वो आपसे पूछ लेगा। सारा का सारा बाहरी लोगों का जो भारत में आगमन है, जो पश्चिमी देश के आते हैं भारत में, पुर्तगाली से लेकर के बाकी, उन्हीं से सारा सवाल पूछ लेगा। तो इसलिए ट्रेंड नहीं गेस करना है, लेकिन फिर भी इस सेक्शन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। एक ही किताब पढ़ना है और उसी का प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो PYQ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और NCERT MCQ लगा सकते हैं, या सेट वगैरह, जैसे मैं डेली प्रैक्टिस करवाता हूँ अचीवर ग्रुप में, डेली ही प्रैक्टिस होता है, तो वो आपको मदद करेगा। एक किताब आती है PYQ के लिए जो घटना चक्र पर आधारित, तो अब BPSC PT नहीं हो पाएगा। घटना चक्र पर आधारित BPSC PT अब नहीं हो पाएगा। मेरा घटना चक्र नहीं है, ना तो मेरी कंपनी है, ना तो कुछ, लेकिन घटना चक्र से BPSC PT नहीं हो पाएगा। ये तय है, ये सत्य है। फिर भी अगर आप उसे करना चाहते, आपके पास में समय है, तो मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन अब आपको उस प्रकार के PYQ और किताबें लगानी चाहिए, इसमें थोड़े से स्टेटमेंट वाले सवाल भी हो, वन लाइनर भी हो, PYQ भी हो, NDA, CDS, UPSC, BPSC सारे स्टेट के PYQ भी हों। इस प्रकार की किताबों का प्रैक्टिस करना चाहिए। PYQ आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए प्रैक्टिस का। उसके अलावा जैसे मैं करवाता हूँ या कहीं और आप करते होंगे, टेस्ट सीरीज जो आप करेंगे, ये सब आपके सोर्स होंगे। प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बताया कि क्या क्या आपको करना है। इसमें अगर आप NCERT MCQ नहीं भी पढ़ते हैं, इट्स ओके, चल जाएगा। PYQ विश्लेषण अच्छे से करें और अच्छे से करें। एक किताब आती है, दिखा ही देता हूँ मैं, दृष्टि की इस प्रकार से किताब आती है ना, जिसको कहते हैं प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज। इसमें 6 किताबें हैं इस सीरीज में, जिसमें जैसे इस पर जो लिखा हुआ है कि IAS, PCS, CDS, NDA, CAPF, UGC नेट सभी एग्ज़ाम के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। बहुत डिटेल किताब है और इस किताब का मैं आपको लिंक भी दे दूंगा अगर आपको मंगवाना। अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कहीं भी कुछ भी और प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट UPSC PYQ भी आपको नहीं लेना पड़ेगा। फिर भी अगर आप उसका प्रैक्टिस करना चाहें तो इट्स ओके। एंशिएंट और मध्यकाल, ये वो सेक्शन है जो थोड़ा सा BPSC इन पर अब विशेष ध्यान दे रही है। अभी तक यह सेक्शन इग्नोर था,
लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दे रही। इसमें भी ख़ास तौर से इसमें 100% जो सोर्स है ना वो NCERT ही है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो एंशिएंट और मिडेवल से सवाल पूछे जा रहे हैं भाइयों बहनों, वो 100% NCERT है। लाइन बाय लाइन मैं मिलवा सकता हूँ। मैंने इनफैक्ट तैयार भी किया था। AEDO का मुझे वीडियो बनाना था, कहाँ से पूछा गया था, लेकिन AEDO का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया। करना भी नहीं है। आप उस चीज़ को समझिए जो मैं आपको कह रहा हूँ। एंशिएंट में जितने सवाल आए थे मिडेवल में, वो मैक्सिमम सवाल यहीं से पूछे गए थे, NCERT से ही पूछे गए थे। हाँ, कुछ जैसे नेट JRF वाले सवाल थे, जैसे उन्होंने पूछा था एक स्टेटमेंट देकर कि ये किस इतिहासकार का है, तो ऐसे सवालों को इग्नोर किया कीजिए। एग्जामिनेशन में भी एक DNA एनालिसिस पूछा हुआ था उन्होंने हड़प्पा के लोगों का, तो ऐसे सवालों को हमेशा ही स्किप करना चाहिए। सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, 150 में से 4-5 सवाल तो ऐसे होंगे ही जिसको आपने नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा। इसके लिए NCERT पढ़ना बेहद ज़रूरी है। 11th ओल्ड NCERT जो आती है, रामशरण शर्मा की किताब आती है NCERT, अगर आपके पास में होगा इस प्रकार का, बहुत बुरे कंडीशन में है मेरी किताब, पूरा लिखा पढ़ा हुआ है। और इसी प्रकार से सतीश चंद्रा की, हरीश चंद्रा की किताब आती है मिडेवल हिस्ट्री 11th ओल्ड, तो उसको आप लगा सकते हैं। बहुत ही बेहतर किताब, उससे बेहतर किताब तो है ही नहीं एंशिएंट मिडेवल का। और उसके साथ में NCERT MCQ या जो मैंने आपको प्रैक्टिस बुक बताया प्रीवियस ईयर वाला, उसमें आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। SK पांडे भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, SK पांडे की अच्छी बुक है, हाँ अच्छी किताब है, लेकिन हिस्ट्री की मैं कह रहा हूँ किसके लिए, फैक्ट्स रिवीजन के लिए SK पांडे अच्छी किताब है। फैक्ट्स को रिवाइज करने के लिए SK पांडे किताब अच्छी है, लेकिन कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट बोथ के लिए आपको NCERT से गो थ्रू होना चाहिए। 11th का एंशिएंट और मिडेवल के लिए मैंने मॉडर्न के लिए रिकमेंड नहीं किया है क्योंकि उसमें फैक्ट्स कम है, लेकिन एंशिएंट और मिडेवल के फैक्ट्स भरे पड़े हैं, इतने हैं कि आप संभाल नहीं पाएंगे। ख़ास तौर से किस सेक्शन को पढ़ें, मुग़ल पढ़ें, दिल्ली सल्तनत पढ़िए अच्छे से, राजपूत काल पढ़िए अच्छे से, जिसमें एंशिएंट ख़त्म हो रहा होता है और मिडेवल की शुरुआत हो रही होती, वो वाला सेक्शन। तो इसमें क्या क्या पढ़ें, राजाओं के क्रम क्या याद होना, पता होना चाहिए, राजा कब कौन आए ये ठीक है, किस वंश की स्थापना किसने की, लेकिन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति, आर्ट एंड कल्चर, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड उसके साथ में कल्चर का हिस्सा, ये जो है यहीं से सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम जो आप पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में नाम क्या क्या है, वहाँ से सवाल बनते हैं। तो इस वाले सेक्शन पर किसी भी चीज़ में, जैसे राजपूत काल है तो राजपूत काल के एडमिनिस्ट्रेशन, पहले वंशावली पढ़ लिया, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया, उसका से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति, जातिगत स्थिति, इसी को बोलते हैं सामाजिक आर्थिक। आर्थिक मतलब पैसा रुपया कैसा था, कितने पैसे का क्या चीज़, कौन सा सिक्का चलता था, कौन कौन से नहर बनवाए, बहुत सारे तालाब बनवाए, इसके साथ में उनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या नाम था। तो ये हो गया उनका सब कुछ। कल्चर के हिस्से में आएंगे तो क्या क्या उन्होंने बनवाए, जैसे लटकती हुई बालकनी इत्यादि का जो शैली पढ़ते हैं राजपूतों में, तो ये सब क्या है, तो ये सब उनकी कल्चर में आ जाता है। तो इस सेक्शन पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। करंट अफेयर का सेक्शन, क्या ये सबसे ज़्यादा कठिन है? नहीं, सबसे बड़ा विस्तारित है, ये कठिन नहीं है। कब से पढ़ें? मैंने तो जून से जून बोला था, लेकिन BPSC हर बार ही अपना ट्रेंड बदलती है, तो इसलिए सेफ साइड के लिए 13-14 महीनों का करंट आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन उसमें वेटेज किसका ज़्यादा रहेगा? तो जुलाई में एग्ज़ाम हो रहा है, तो नवंबर से लेकर के जो जून तक का सेक्शन है, इसका वेटेज निश्चित रूप से ज़्यादा रहेगा। होता क्या है, किस प्रकार से वेटेज डिसाइड होता है बंधुओं? तो जैसे नवंबर से लेकर के जुलाई में जो एग्ज़ाम है तो जून तक, नवंबर से जून तक हर महीने से 2 सवाल पूछ लिया, हर महीने से 2-2 सवाल पूछ लिया, या 3-3 सवाल पूछ लिया, या 2-3 सवाल पूछ लिया। लेकिन उससे पहले कि हर मंथ से एक एक क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जिससे बच्चे क्या करें, उस एक क्वेश्चन के लिए पिछला 7 महीना और पढ़ के आए, है ना। तो ये आपके मेंटालिटी से वो खेलता है। इसलिए करंट अफेयर जो पढ़ें पिछले साल के मई से इस साल के जून तक का अच्छे से पढ़ें। उसमें भी विशेष ध्यान जो दें वो है अक्टूबर नवंबर से लेकर के जून तक का सेक्शन, यानी कि पिछले 9 महीनों का 8 महीनों का जैसे करंट है, इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। उससे पहले कभी करंट छोड़े ना, पढ़ें उसको, उसके MCQ लगाएं
और उसके साथ में प्रैक्टिस भी करें। कहाँ से कर सकते हैं? तो प्राइमरी सोर्स, मैं न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूँ साल भर से, तो वो तो मैं आपको बोलूँगा ही बोलूँगा। अभी जो ईडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, एक एक सवाल मैंने डे बाय डे मैच करके दिखाया। एक एक सवाल इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर मैंने दिखाया है। इंडियन एक्सप्रेस के साथ वो आपको विजन में भी मिलेंगे, वो दृष्टि के भी वेबसाइट पर मिलेगा, आपको बाजीराम रवि में भी मिलेगा, इनसाइट में भी मिलेगा, विजन में भी मिलेगा, प्रतियोगिता दर्पण में भी मिलेगा। एक आध टॉपिक ऊपर नीचे होगा, लेकिन मोस्टली जो टॉपिक हैं वो सब में आपको मिलेंगे, सब में मिलेंगे। बशर्ते कि आपने उसको पढ़ा है कि नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो क्या करें? कोई भी एक मेजर सोर्स तो आपके पास में होना ही चाहिए, 100% होना चाहिए। इसलिए आप उसको अभी तो 2 महीने में तैयार करना मुश्किल होगा। तो न्यूज़पेपर डिस्कशन जो मैंने करवाया है वो तो मस्ट है। इसके एमसीक्यू भी मैंने शुरू कर दिए हैं। आज मुझे वीडियो अपलोड करना था, लेकिन कल अब करूँगा, क्योंकि आज ये वीडियो बनाया है मैंने। इसके साथ एक कोई मंथली मैगजीन, कोई भी मंथली मैगजीन, सीरियस वाला गुरु, ये एडुटेरिया फेरुटेरिया नहीं, ये नहीं, सीरियस वाला, अच्छा वाला, क्योंकि करंट के सवाल अब अच्छे स्तर के आ रहे हैं। अच्छे स्तर के मतलब विश्लेषण वाले आ रहे हैं, ठीक है? तो अच्छे स्तर का मैगजीन आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे इंग्लिश में इनसाइट आता है, विजन आता है, विजन हिंदी में भी है, दृष्टि है, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, क्रॉनिकल पढ़ते, कोई भी एक जो आप पढ़ रहे हो। अभी मत शुरू करना, क्योंकि अभी शुरू कर पाओगे तो आप ख़त्म नहीं कर पाओगे। जो आप पढ़ रहे हो वो आपका मस्ट रहेगा। बाकी जून महीने में जो एसपीडी की मैगजीन आती है, जिसमें वन लाइनर करंट रहते हैं, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। बिहार स्पेशल भी एसपीडी ले लेंगे तो बिहार स्टेट का सारा करंट आपका तैयार हो जाता है, सारा का सारा तैयार हो जाएगा आपका, बिहार एसपीडी ले लेंगे तो। उसके प्लस एमसीक्यू मैं करवाऊंगा। सेट और टेस्ट में जो करंट अफेयर आएंगे वो आपका मेजर सोर्स होगा प्रैक्टिस का। जैसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा अचीवर ग्रुप में, मिक्स सेट में हम लोग करंट के एमसीक्यू बहुत सारे करेंगे। मैं अलग से 15 टेस्ट सीरीज़ भी लाऊंगा कुछ दिनों बाद, फुल लेंथ वाला वीडियोज़ सहित जो होता है, तो वो उसमें भी करंट करवाऊंगा। बाकी सेट में तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, मैं जो डेली करवा रहा हूँ अचीवर में। आप भी कहीं से भी कुछ भी एमसीक्यू, जैसे यूट्यूब पर मैं करवाता हूँ, उससे भी प्रैक्टिस करें। ये सब के सब आपको हेल्प करेंगे। सोर्स पहले क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस का भी और पढ़ने का भी मस्ट होना चाहिए क्लियर। साइंस का क्या है? साइंस बैकग्राउंड अगर आपका है तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, 9 to 12 मस्ट है गुरु, मस्ट है। नहीं है तो कोई बात नहीं, परीक्षा वाणी जैसी किताबों को पढ़ें, परीक्षा वाणी को पढ़ें डिटेल में, या फिर अरिहंत एनसीईआरटी नोट्स जो येलो कलर की कवर वाली बुक आती है, मैं लिंक दे दूंगा आपको, सारा प्रोडक्ट में आप देख लीजिएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो वो बुक प्लस एनसीईआरटी एमसीक्यू। एनसीईआरटी एमसीक्यू बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पास अभी यहाँ पर है नहीं तो मैं दिखा देता आपको। एनसीईआरटी एमसीक्यू किताब आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी एमसीक्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप दृष्टि का एनसीईआरटी एमसीक्यू ले सकते हैं, बहुत ही बेहतर किताब है, वो आपको मदद करेगा। यहाँ पर है नहीं, एनसीईआरटी एमसीक्यू किताब आती है, मैंने पूरा का पूरा किताब हल करवाया हुआ है। फिर से मैं करवाऊंगा एनसीईआरटी एमसीक्यू के कुछ चैप्टर्स आपको यूट्यूब पर, लेकिन एनसीईआरटी एमसीक्यू मस्ट है आपके लिए। साथ में बायो का अगर आपको समय मिले तो लूसेंट लगा सकते हैं, बायो का लूसेंट लगा सकते हैं एमसीक्यू। इसमें क्या करना होता है साइंस में? सबसे पहले एक फॉर्मूला, फिजिक्स में ख़ास तौर से कॉन्सेप्ट, दोनों सारे सब्जेक्ट में ख़ास तौर से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट, बायो में तो फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, एंड एप्लीकेशन, किसी भी टॉपिक का एप्लीकेशन। जैसे मैं जो सेट करवाता हूँ, जो भी जुड़े हैं उनको पता होगा, पूछेंगे तो बता भी देंगे। उसमें पर डे 30 सवाल जो रहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं, 30 सवाल। तो एप्लीकेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टॉपिक का, किसी भी टॉपिक का, क्योंकि बीपीएससी ने एप्लीकेशन पर इतना जोर दे रही है और फॉर्मूला पर कि हर साइंस के पेपर में 2-4 सवाल एप्लीकेशन और साइंस में फॉर्मूला बेस्ड आ ही रहे हैं। केमिस्ट्री में किस पर? तो रिएक्शंस पर, जो मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन में क्या मिल रहा है, एसिड का बेस के साथ में सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है, किस प्रकार के सॉल्ट का किस प्रकार के मेटल से रिएक्शन पर क्या मिल रहा है। इस प्रकार के प्रोडक्ट बेस्ड वाले सवाल भी पूछे जाए, जिसको केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट हम लोग कहते हैं। तो फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, इसका ध्यान रखिएगा। मैं साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको करवाऊंगा।
पॉलिमिट्री में तो करंट अफेयर PYQ लगाइए, M लक्ष्मीकांत के सेलेक्टेड टॉपिक हैं उसको अध्ययन कीजिए, आपका आसानी से हो जाएगा। ज्योग्राफी में 9 to 12 NCERT जिन्होंने पढ़ा है वो NCERT पढ़ें। जो दृष्टि क्विक बुक से पढ़ रहे हैं इसको रिवाइज करें, प्लस PYQ प्रैक्टिस करें, इसी से आपका हो जाता है। करंट अफेयर का मैपिंग मैं ही करवाऊँगा चैनल पर, इसी चैनल पर, उसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो तैयार करें बजट सर्वे और गवर्नमेंट की योजनाएं। गवर्नमेंट की योजनाओं का तात्पर्य 2015-16 से 14-15 के बाद जितनी भी योजनाएं आई, एटलीस्ट कब कौन सी योजना आई है उसके ईयर का नॉलेज तो आपको होना चाहिए, क्योंकि योजनाओं के ईयर से मैच करने वाले सवाल आ रहे हैं। हर पेपर में आपको BPSC में एक सवाल दिख रहा है। तो गवर्नमेंट की योजनाएं, बिहार सरकार प्लस केंद्र सरकार, बजट सर्वे को अच्छे से कर लेंगे तो इकोनॉमिक्स के 90% सवाल तो आपका यहीं से कवर हो जाते हैं। इसके अलावा बड़े सुधार जो हैं जैसे 5 ईयर प्लानिंग, LPG, नीति आयोग, मनरेगा, VVG रामजी, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, ये सब बड़ी बड़ी योजनाएं जो हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब जो योजनाएं रही हैं ना, ये मैसिव साइज़ की योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, इनका अध्ययन आपको करना ही पड़ेगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया AI मिशन, ये सब जो टॉपिक हैं ये इकोनॉमिक्स एंड करंट बोथ होते हैं इसमें, इसका अध्ययन आपको करना पड़ेगा। बिहार स्पेशल में कोई भी एक बुक पढ़ें, बिहार स्पेशल की कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं। जैसे बिहार समग्र की किताब आती है, बिहार समग्र की किताब आती है जो दृष्टि IAS की होती है, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। उसके साथ में आप PYQ लगाएं, वो बहुत मोर देन इनफ है। कुछ बच्चे कौन सा पढ़ते हैं, इम्तियाज़ अहमद की किताब है कि हाँ, कुछ बच्चे वो भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे KBC रैनो भी पढ़ते हैं। कोई भी एक बिहार स्पेशल की किताब प्लस PYQ, यह मोर देन इनफ होगा। बिहार स्पेशल में कौन सा सेक्शन भाइयों बहनों, तो 3 सेक्शन, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी और एक आर्ट एंड कल्चर। बस 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 बात ख़त्म यहीं पर। इसी 3 चीज़ को पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर बिहार स्पेशल का, और कुछ भी नहीं। पॉलिटी साइड में रख दीजिए, वो सब सवाल PYQ में कवर हो जाएंगे, उतना समय इधर दे देना है, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस आवश्यक है। पिछले 10-15 वर्षों का सवाल जरूर ही लगाएं, छोड़ करके बिल्कुल भी ना जाएं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं। यह जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कृपया स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पर बताऊंगा नहीं मैं। यह भौतिकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, फिजिक्स के NCERT बेस दिया हुआ है मैंने। ये केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने पास में संरक्षित रखें और उसका अध्ययन भी करें। ये पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने ग्रुप में इसी हिसाब से प्रैक्टिस करवाया डे वाइज, तो इसको आपको लगाना चाहिए, इसी हिसाब से आपको MCQ प्रैक्टिस करना चाहिए। अब गाइडेंस की बारी ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या करें इन 2.5 महीनों में और किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। टेस्ट सीरीज लगाना ज़रूरी, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़रूरी, बिल्कुल भी नहीं। नो मतलब नो। टेस्ट सीरीज का मुख्य पर्पस केवल और केवल क्या, तो प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, दोनों। क्या स्कोर से इसका कोई बेनिफिट होगा, बिल्कुल भी नहीं। टेस्ट सीरीज़ में आप 120 स्कोर करें, वहाँ पर आप 50 नहीं ले पाएंगे, मुझसे लिख करके ले लीजिएगा। तो टेस्ट सीरीज़ का 2 ही पर्पस, एक टाइम मैनेजमेंट और एक प्रैक्टिस। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस। टाइम मैनेजमेंट जिनको सीखना है कृपया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जा कर के दें, किसी सेंटर पे बैठें, वहाँ पर आप टाइम मैनेजमेंट करें। जिनका टाइम मैनेजमेंट में कोई ख़ास दिक्कत नहीं है कि 150 सवाल तो आसानी से अटेम्प्ट कर ले जाते हैं, तो घर पर में कोई भी टेस्ट लगाएं, बाज़ार से ख़रीद करके ले आएँ। मैं भी करवाऊँगा, 15 फुल लेंथ लाऊँगा मैं, वो आप लगाएं, वीडियो के साथ भी लाऊँगा, या कोई भी बता दूँगा भी, उसके बारे में मत इंक्वायरी कीजिएगा। कोई भी 15 से 20 टेस्ट मैक्सिमम, वो भी सबके लिए आवश्यक नहीं होता। टेस्ट सीरीज उस आदमी को तो छूना ही नहीं चाहिए जिसका सिलेबस 2-3 बार रिवाइज ना हुआ हो, नहीं तो छू करके आप डिप्रेशन में ही जाएंगे। मुझसे लिखवा लीजिएगा, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नथिंग, शून्य, जीरो। कोई आपको मिला ऐसा जो खुद भी टेस्ट सीरीज़ लाए और आपको बोले कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है? मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने 2-3 बार सिलेबस नहीं लगाए हैं और आप केवल टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आपने एक ही बार सिलेबस पढ़ा और मुंह उठा के टेस्ट सीरीज़ देने आ गए, टेस्ट सीरीज़ लगा रहे क्योंकि सब लगा रहे इसलिए, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बशर्ते आप परेशान ही होंगे क्योंकि आपके मार्क्स नहीं आ रहे। तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है उनके लिए
जिनका सिलेबस हो गया है, प्रैक्टिस भी हो गया है, नहीं तो डेली प्रैक्टिस करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। डेली MCQ प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट देन टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज उन्हीं के लिए है जिनका सिलेबस अच्छे से हो गया हो। अब लगा लेते हैं 150 सवाल, ठीक है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो लगाएं, प्रैक्टिस करना है तो लगाएं, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स से खुद को गैस ना करें, खुद का आकलन ना करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन ई आ गया है, शायद BPSC एक्स्ट्रा टाइम दे, शायद क्या देगी ही, और नहीं भी देती है तो हमेशा घर पर कोशिश किया कीजिए कि 1.5 घंटे में आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं जो प्रैक्टिस करवाता हूँ उसमें 60 मिनट में मैं 110 सवाल देता हूँ, 65 मिनट में 110 सवाल देता हूँ, वो भी लेंदी स्तर के सवाल होते हैं गुरु। तो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ही करें। BPSC में सवालों को अब मैनेज करना आसान नहीं होगा। ई ऑप्शन को लेकर के हवा ना बनाएं, डरे ना। क्यों? मिनिमम आप 110 तो अटैम्प्ट करते हैं एग्जामिनेशन में, मिनिमम 120 130 करते हैं, है ना। इसके गोले तो भरते ही हैं आप लोगों को, 20 गोला और भरना होता है। तो अगर आप 1.5 घंटे में पेपर को एडजस्ट करने लग जाए ना कि मुझे 1.5 घंटे में सारा कुछ कंप्लीट करके 1 घंटा 40 मिनट तक बबल भर लेना है, तो 2 घंटे में आप ई ऑप्शन के साथ भी अच्छे से कर ले जाएंगे। डरिए मत, हालातों का सामना करके प्रैक्टिस करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, डर फैलाना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं, ठीक है। तो इसका ध्यान जरूर रखें, ई ऑप्शन है इसलिए थोड़ा सा टाइम मैनेज करें, टाइमर लगा करके। टॉपिक को डीप में पढ़ें, किसी भी टॉपिक को ऊपर ऊपर ना पढ़ें, छोटा से छोटा टॉपिक डीप में उतर करके पढ़ें। क्या है, कहाँ से आया है। जैसे बंगाल इलेक्शन, केवल यह ना पढ़ें कि कौन जीता कौन हारा, कहाँ से कितने सीट आए कितने नहीं। मैंने उस दिन कितना डिटेल में पढ़ाया कि इससे पहले किसकी सरकार थी, TMC कब बना, कैसे क्या सरकार रही, इससे पहले जो सरकार थी वो कितने वर्षों तक रही है, सारा कुछ मैंने पढ़ाया है। तो इसीलिए कि कोई भी टॉपिक हो, छोटा से छोटा टॉपिक, उसको डीप में पढ़ना है। डीप में यानी कि डीप में, जैसे हड़प्पा ही है तो हड़प्पा के समाधान में कितने प्रकार के समाधान हैं। एक है मृदभांड में समाधान है, दफनाने वाला है, जलाने वाला है, अर्ध दाह वाला जिसको बोलते हैं कि कुछ हिस्सा जला फिर उसको दफना दिया, इस प्रकार के समाधान मिले हैं। तो ये पूछा गया कॉन्सेप्ट है, ये तो कॉन्सेप्ट है ना। इसलिए टॉपिक के किसी भी सेक्शन को इग्नोर ना करें, हर सेक्शन को डीप में पढ़ें, ठीक। PYQ क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन को डिटेल में पढ़ें। कोई भी MCQ लगाएं तो MCQ से जब तक सीखें ना, ऊपर ऊपर लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। सवाल से ज़्यादा टॉपिक पर ध्यान दीजिए, अर्थात कोई भी क्वेश्चन आया है, जैसे मान लीजिए कोई एक सवाल आपसे नहीं बना, तो उस सवाल के पीछे पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होता है उस टॉपिक को तैयार किया जाए। जैसे मान लीजिए हड़प्पा से सवाल आया और आप उसका हल नहीं कर पाए, तो आपने केवल देख लिया कि भाई लोथल किस नदी के किनारे और आप आगे बढ़ गए, नो। अब उस टॉपिक को डिटेल पढ़िए कि कितने कितने शहर कौन कौन से नदी किनारे हैं, हड़प्पा में क्या है ऐसा जो मुझे नहीं आया, मैं ये कह रहा था। तो सवाल आ रहा है ना आ रहा, टॉपिक की नॉलेज ज़रूर ही होनी चाहिए। सवाल अगर नहीं आ रहा तो उसके फैक्ट को सीख करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन टॉपिक नहीं आ रहा है तो उस पर तो 10 सवाल बन सकते हैं, है ना। इसलिए टॉपिक को टारगेट करना है क्वेश्चन से ज़्यादा। MCQ का नोट्स बनाएं, खासतौर से ऐसे सब्जेक्ट का जिसमें आपको विशेष दिक्कत होती है, जैसे साइंस, जैसे करंट अफेयर, जैसे ज्योग्राफी। ये ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पर आपको फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं या दिक्कत होती है, तो उसका नोट्स बनाएं। जैसे कोई MCQ लगा रहे, उसमें कोई नया फैक्ट मिल गया तो उसको नोट करते जाएं, एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट के, एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट के, जिससे लास्ट का 10-15 दिन जो होगा उसमें यही नोट्स आपको बचाएगा। और ये नोट्स PT निकाल देगा आपका, कभी जीवन में PT नहीं निकलेगा, कभी नहीं रुकेगा अगर आप ये काम करना शुरू कर दें। जितने भी MCQ प्रैक्टिस करते हैं अगर उसका नोट्स बना लेते हैं तो डेली प्रैक्टिस एंड रिवीजन के लिए 2 आवर ज़रूर रखें, फिक्स समय कि मुझे सुबह में, शाम में, रात में, दोपहर में, एक फिक्स समय रखिए। ख़ासतौर से दोपहर में रखिए, 12 से 2 के बीच में अगर आप रख सकते हैं तो, कि मुझे 12 से 2 के बीच में डेली MCQ प्रैक्टिस करना ही है। घड़ी लगा करके करना है, स्टॉप वॉच लगा करके करना है। कोशिश कीजिएगा बाज़ार जा कर के अगर आपके पास उपलब्ध हो तो OMR सीट खरीद करके ले आएँ। OMR सीट मिलता है ना, OMR भी नहीं मेरे पास, तो OMR सीट जो मिलता है उस पर आप भरें बैठ करके बबल, और उस हिसाब से 2 घंटे रोज़ प्रैक्टिस करें,
ठीक है बंधुओं, तो यही था आप लोगों के लिए मंत्रा। बाकी अचीवर से जिन्हें जुड़ना हो जुड़िएगा। ये प्राइस कम ही कर दिया मैंने, बहुत सारे बच्चों को रिक्वेस्ट आए इसलिए मैंने कर दिया कम ही, 499 ही है। डेली 100 सवालों का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट वाइज टारगेट वाइज। तो अगर आप जुड़ेंगे तो बेहतर होगा। फरवरी से ही कर रहे हैं तो पहले के भी सारे सेट उपलब्ध हैं, PDF भी उपलब्ध हैं। प्रचार करना उद्देश्य नहीं था भाइयों बहनों, उद्देश्य था आपको गाइडेंस देना, व्हाट टू डू और क्या ना करें, कहाँ से करें। सोर्स स्पेसिफिक रखिएगा। एक PYQ के लिए बुक, एक पढ़ने का किताब, एक पढ़ने का एक प्रैक्टिस का, बस हर सब्जेक्ट में एक पढ़ने का एक प्रैक्टिस का। उसको जितनी बार पढ़ लेंगे, उसको जितनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना ही श्योर होगा आपका प्रीलियम। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। पसंद आया हो तो बताइएगा मुझे। बाकी प्रोडक्ट के जितने भी मैंने किताब वगैरह बताए हैं उन सभी के लिंक मैं दे दूंगा स्क्रीन पर ही, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं उसे। थैंक यू सो मच।